Okay, good morning 10th class. Today we will start the chapter number 10, functioning of Indian democracy. Class 10, social studies, civics. ये आपका लेसन नंबर है 10. कॉपी में आप लिखेंगे सेकेंड, है ना। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फॉर्म हुआ था, है ना। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबलीज और ये सब हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज डिस्कस किया। नाउ इस चैप्टर में हम देखेंगे जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करती है। तो इस चैप्टर में हमें देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कुछ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिवीजन, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वर्ल्ड में, हाँ, जो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेस पे अडॉप्ट किया गया। ये डेमोक्रेटिक सेटअप के अंडर इसको अडॉप्ट किया गया था। अंडर द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव जो थे वो सेंटर में था और रिस्पॉन्सिबल था हमारे पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव जो स्टेट हैं उनके रिस्पॉन्सिबल के लिए, और जो स्टेट है इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो स्टेट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे द एग्जीक्यूटिव जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल एंड अदर वन रियल बेस्ड ऑन द पावर्स एंड दे आर एबल टू एक्सरसाइज। जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया फॉर इंडिया के लिए। यहाँ पे मिक्स ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। यहाँ आपके जो गवर्नमेंट है होल कंट्री में, इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। बिसाइड देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट विच इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो हर एक स्टेट की गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि इंडिया में केंद्र में होना, है ना। यानी पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो क्या है, केंद्र में है, वो केंद्र की सरकार कहते हैं हम उसको, है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन यानी उसको पूरे इंडिया में, पूरे होल कंट्री में उसको फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम कहा जाता है कि केंद्र की सरकार कौन सी है, केंद्र में बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जो है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे इनको केंद्र की सरकार बोला जाता है। देन देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट विच इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। इट मीन्स दैट कि अब हर स्टेट के लिए अलग, मतलब हर स्टेट के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो तो है ना उसको देखेंगे नहीं, है ना, हर स्टेट का। तो उन्होंने अपने मतलब उसमें हर स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाई, अलग अलग गवर्नमेंट बनी, तो उसको कहा गया स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो डिवीजन है पावर्स और ज्यूरिडिक्शन का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या किया गया, डिवीजन किया गया कि, है ना, जो ज्यूरिडिक्शन और पावर्स है उनको डिवाइड किया गया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक नेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस को अडॉप्ट किया जो बेस्ड थी पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी पे, जो डेडिकेटेड था कि डेवलपमेंट हो और पब्लिक गुड्स के लिए, मतलब पब्लिक का डेवलपमेंट हो, ऐसी उन्होंने पॉलिसी क्या करी, अडॉप्ट की। जो ऑब्जेक्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो एंश्योर करना कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस पूरे इंडिया में लोगों को बराबर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना उनका काम था। अब हम आते हैं हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये बेस्ड है 3 टाइप्स पे। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र की सरकार जिसको बोलते हैं, है ना, हमारे केंद्र की सरकार जैसे बीजेपी। सेकंड है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। और थर्ड है हमारा लोकल गवर्नमेंट, मतलब हमारे लोकल में जो भी गवर्नमेंट है उसको हम लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंडियन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सब इंक्लूड होते हैं, है ना। आपको पता होगा प्रेसिडेंट कौन है हमारे, है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं पता तो आप स्टडी करें, आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें इंक्लूड की जाती है ये, इसमें कौन कौन आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एंड सुप्रीम कोर्ट। ये सब किस में आ गया, ये सब आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब स्टेट गवर्नमेंट में आ गया आपका कौन आते हैं, गवर्नर, हमारे राज्यपाल, द चीफ मिनिस्टर, है ना। जैसे हम एमपी में रहते हैं तो एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान। देन विधानसभा, एंड हाई कोर्ट। अगर हम स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में क्या है, हाई कोर्ट है ना। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। मतलब हाई कोर्ट से ये बड़ी होती है कि सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे अगर कोई जजमेंट नहीं सही लग पा रहा है तो आप उस पर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा फाइल करा सकते हैं। अब आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, जनपद पंचायत, एंड ग्राम पंचायत, है ना। लोकल की बात कर रहे हैं तो इसमें ग्राम पंचायत। तो ये सब जो है ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हमारे इंडिया का है उसमें भी अलग अलग ये डिवाइड है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में ये आएंगे और लोकल गवर्नमेंट में ये आएंगे, ठीक है ना। ताकि क्या हो, लोगों को परेशानी नहीं हो। कोई डायरेक्ट जाके तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास तो नहीं जा सकता ना अपनी प्रॉब्लम को लेके। इसी तरह से एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कंट्री को डिवाइड किया स्टेट्स में, रेवेन्यू डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स, विलेजेस में डिवाइड किया। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हुआ टॉप टू बॉटम तक, और यहाँ पे बॉटम लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड होकर अपना प्रॉपरली वर्क करने लगा। टू मेक द डेमोक्रेटिक सेटअप प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर एक्सटेंडेड। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, मतलब कि काम हो सके उसके लिए एक यूजफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का एक्सटेंड किया और हर एक रीजनल और लोकल लेवल पे उनको दिया गया काम कि आपका ये वर्क है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। फॉर दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड, और इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी प्रोवाइडेड किया जा चुका है। Every unit of administration discharges its duties and functions allotted to them, और हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव को उसका डिस्चार्ज और उसकी ड्यूटीज दी गई हैं कि इस तरीके से आपको फंक्शन करना है, और उनको उनके फंक्शन भी अलॉट किए गए हैं ताकि वो अपना वर्क प्रॉपर कर सके, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में आते हैं हमारे पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट। सेम यही प्रोसेस है। देखो
स्टेट गवर्नमेंट में आता है, इसके भी 3 वर्क है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और जुडिशरी में आता है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है जो लोकल गवर्नमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे आप इजिली समझ गए होंगे, है ना। अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ये जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स जो होते हैं इस गवर्नमेंट के, वो डिवाइड है द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इनके पावर्स क्या कर दिए गए, डिवाइड कर दिए गए। जो सोर्सेज है पावर का इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो जितनी पावर इनको दी गई है इनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को इनको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, सुप्रीम है, क्योंकि है ना हर एक सरकार से बड़ा है हमारा संविधान, तो इसलिए सुप्रीम है और इसकी रिस्पेक्ट करना हर गवर्नमेंट का काम बनता है। जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में वो जनरली डिफिकल्ट है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ये सुपरमेसी जो है जुडिशरी की वो वहां पे यहाँ पे बहुत ज्यादा एसेंशियल है, कि मतलब आप जो भी न्याय करें वो सुपरमेसी हो, मतलब बहुत बढ़ के हो, सही न्याय हो। सो ऑल्सो इट इज एसेंशियल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड, हम ये मतलब ये बहुत जरूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन और रिजिड हो। सच फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसी तरह की गवर्नमेंट को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इंडिया जो है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है टर्म जो है वो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के प्रेजेंट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द फेडरल फॉर्म द यूनियन एंड द स्टेट फंक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द राइट्स एंड पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने दायरे में रहकर ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने राइट्स एंड पावर्स जो उनको दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, इन सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स और अधिकार, जो ताकत और अधिकार दी है, वो अपने दायरे में रहकर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटली आज के टाइम में जो फेडरेशन है वो 29 स्टेट्स एंड 7 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरीज है। कुछ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में है वो है, फर्स्ट है ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट में इंडियन यूनियन दे आर बोथ गवर्नमेंट वाज यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब चाहे ड्यूअल गवर्नमेंट से आप समझ रहे हो 2 गवर्नमेंट, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, है ना, इनकी दोनों की यूनियन होनी चाहिए। बोथ दे आर बोथ द गवर्नमेंट, दोनों ही क्या है, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट है। देयर इज एग्जीक्यूटिव इन द यूनियन वेयर देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर आर प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है यूनियन में, वहां क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर है जो पीपल्स को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। सिमिलरली स्टेट्स जो है, ये हम यूनियन की बात करी थी हमने, है ना, जो स्टेट्स है वहां पे भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर होता है, जहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने यूनियन बोल दिया कि मतलब उनका जो एग्जीक्यूटिव होता है यूनियन में वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जो स्टेट है उसके भी अपने एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जैसे वेयर देयर आर गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, और चीफ मिनिस्टर, ये सब क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है जो ये लोग पीपल्स को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं या डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। सेकेंड है डिवीजन ऑफ पावर, कि मतलब अब ताकत को डिवाइड कर देना। देयर आर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन और स्टेट दोनों की पावर क्या किया गया है, पावर को डिवाइड किया गया है, दोनों के बीच में पावर डिवाइड की गई है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर एंड द स्टेट मेक्स लॉज एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द सब्जेक्ट अंडर देयर जुरिडिक्शन। अब चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों ही लॉज के अंदर रह के ही काम करती हैं। इनको जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में एलोकेटेड की गई है उसके कुछ फॉलोइंग मैनर्स हैं, मतलब जो इनको अलॉट की गई है, इनकी ताकतें, इनको बताया गया है कि आपके पास ये अधिकार है, राइट्स हैं, तो उनको
आप इस तरीके से देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। यूनियन लिस्ट में 97 नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस फोर्स, फिनेंस, कम्युनिकेशन, रेलवेज जो प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट में 62 सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे रीजनल इंपॉर्टेंस होता है, मतलब रीजनल बेस पे इंपॉर्टेंस है अब इनके, क्या, जस्टिस, पुलिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा, ये स्टेट लिस्ट में आता है। इसको एक इजी तरीके से समझाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्या करेगी, हमें डिफेंस करेगी, फॉरेन अफेयर्स वगैरह देखना भी उसी का काम है, डिफेंस करना, फोर्सेस को, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, रेलवे, ये सब इनके अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि हमारे लिए जस्टिस, जैसे हमें कहीं न्याय चाहिए तो हम हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। देन पुलिस, है ना, पुलिस हमें तो लोकली चाहिए ना, स्टेट गवर्नमेंट हम जहाँ रह रहे हैं वहीं क्या हमें पुलिस प्रोवाइड करे। एजुकेशन हमें वहीं मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, ये सब किस में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट, ये 47 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, 4 सब्जेक्ट्स जो थे, 1 मोर सब्जेक्ट वर एडेड, 4 सब्जेक्ट और एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया था। अब ये बिल टोटल हो गए 52 सब्जेक्ट्स। जैसे ये लोकल इश्यूज वगैरह होते हैं ना, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, ट्रस्ट, ट्रस्टी, फॉरेस्ट, लेबर वेलफेयर, और ये सब कुछ देखना, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, ये सब सब्जेक्ट इसमें आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम करती हैं लॉज को, मतलब चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो एक कानून बनाती हैं, सब्जेक्ट कंटेन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, बट इफ अ लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट शैल बी फोर्स। तो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट इस कानून के अंदर बनाई जाती हैंगी, है ना। अब आते हैं, अभी हमने फर्स्ट पढ़ा ड्यूअल गवर्नमेंट, सेकंड द डिवीजन ऑफ पावर, और डिवीजन ऑफ पावर में भी 3 टाइप्स थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक और है जो वो है रेसिडुअल पावर, यानी हमें डिवीजन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, उसमें 4 द रेसिडुअल पावर। इफ सर्टेन सब्जेक्ट रिमेन ओवर, कुछ सब्जेक्ट्स अगर बच जाते हैं, above 3 लिस्ट सच सब्जेक्ट शेल बी विद द यूनियन गवर्नमेंट, तो इनके बाद उस सब्जेक्ट को यूनियन गवर्नमेंट के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है। अब जो हमारा ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर के बाद थर्ड पॉइंट आता है सुपरमेसी एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है और हमारे कंट्री का बेसिक लॉ है। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होती है इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है अपने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए। टू एंश्योर सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड डिफिकल्ट। जो ये एंश्योर किया जाता है कि जो सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, वो उसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है और वहां पे कोई चेंजेस होने की, मतलब वो चेंजेस होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फोर्थ है सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, न्याय जो होता है ना, न्याय कहते हैं हम, क्या सही न्याय देना, है ना, वो सुपरमेसी कहलाता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुपरमेसी जो होती है जुडिशरी की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं, कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी उलट पलट नहीं की जा सकती। जो लॉज हैं और जो डिसीजन हैं वो पूरी तरह से फ्रेम किए गए हैं, है ना, कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता। नेसेसरी प्रोविजंस जो हैं वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्योर किए गए हैंगे, मतलब उनको डाला गया है ना, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कानून व्यवस्था जो होती है ना, स्वतंत्र कानून व्यवस्था, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। एज पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन लेजिस्लेचर हैज 2 हाउसेज। अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से देखें तो इंडियन लेजिस्लेचर उसके 2 हाउसेज है। फर्स्ट हाउस जो है पार्लियामेंट और सेकंड हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है? राज्यसभा को, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट में आते हैं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वहां पे राज्यसभा को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। इन द काउंसिल ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। काउंसिल ऑफ स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मींस दैट 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर हो गए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हाउसेज हैं। फर्स्ट हाउस को नाम दिया गया पार्लियामेंट और सेकेंड हाउस को नाम दिया काउंसिल ऑफ स्टेट।
अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जैसे राज्यसभा, उस राज्यसभा जो किसी भी स्टेट की राज्यसभा है ना, दो होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, मतलब राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो जो राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट की, उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। उसका जो इलेक्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए राज्यसभा का, तो उसमें ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, है ना, कि इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट्स के, यहाँ पे 2 टाइप्स की बोली ना, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट, तो काउंसिल ऑफ स्टेट का आप समझ गए कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हो गया। लेकिन जो मेंबर है पार्लियामेंट का, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो वोटिंग होती है ना, जब हम वोट करने जाते हैं तो उसमें ये इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा इतना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देन डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।